Hello students, today we will see electric potential energy due to electric dipole in external electric field। तो आज हमको देखना है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, जब वो डाइपोल को हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आज हमारा काम है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, डायग्राम। ओके, डायग्राम में ऐसा है कि जो हमारे टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया है उसमें सिर्फ ऐसा बताया गया है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एक टॉर्क एक्ट होता है। ठीक है, तो वो डायग्राम तो मैं बनाऊंगा, ठीक है, बट थोड़ा एक्स्ट्रा भी मैं अपनी तरफ से आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में डायग्राम में क्या हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहला ऐसा है कि कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ चार्ज -q एंड +q placed in external electric field of strength E bar। ठीक है, E bar क्या है? E bar is the electric field strength vector। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर बोलते हैं E bar को। सो E bar मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बताता हूँ आपको E bar कैसा है। ठीक है, दिस -q एंड +q इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स क्या होता है? डाई मीन्स दो, पोल्स आपको दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल हुज डाइपोल लेंथ इज 12। ठीक है, डाइपोल लेंथ कितना है? डाइपोल लेंथ इज 12। ओके, सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ चार्ज -q एंड +q एंड डाइपोल लेंथ 2l। ओके, इफ दिस डाइपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका ओरिजिन हमको नहीं पता है। ओरिजिन का मीन्स मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चार्ज की वजह से आया है, दैट वी डोंट नो। ठीक है, ये टॉपिक, ये पॉइंट है। ओके, सो लेट्स ड्रॉ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ करता हूं यहां पे। दिस इज योर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड whose electric field strength vector is E bar। ठीक है, E bar क्या है? E bar is the external electric field strength vector आप बोल सकते हो या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड। ओके, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ओके, डाइपोल का मतलब सबको समझ में आ ही गया है। डाइपोल मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विथ डाइपोल लेंथ 12 प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E bar। E bar इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर। ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर भी बोल सकते हो। ओके, तो ये हुआ हमारा डायग्राम कंप्लीट। अब इसमें कुछ पैरामीटर्स और मैं ऐड करने वाला हूं। ये जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन विच दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? अच्छा, अब आगे क्या करना है? देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, व्हेन एनी चार्ज इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज को प्लेस किया जाएगा, देन that charge is acted upon by a force, that force is called electrostatic force। ठीक है, बोलने का मतलब यह है, जब भी हम कोई भी चार्जेस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस पे फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, क्या एक्सर्ट करता है? फोर्स एक्सर्ट करता है। ओके, वो फोर्स कितना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस पे एक्सर्ट करता है? बताता हूं उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। पहले तो ये समझ लो, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, आप उसको कूलम्स फोर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो कितना फोर्स एक्ट होता है वो हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। देखो कैसे, एक इलस्ट्रेशन से मैं आपको समझा सकता हूं कि अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टेड अपॉन बाय एक्टेड ऑन चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, सपोज दैट देयर इज अ चार्ज q which is producing an electric field। एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है एक चार्ज q। ठीक है, एक रैंडम एग्जांपल बता रहा हूं आपको। if this charge q is producing an electric field, then if another charge is placed at any point inside the electric field, another charge means मैं चलो q0 ले लेता हूं, let that charge be q0। q और q0 के बारे में पहले सब कुछ समझ लो। q is the charge which is producing electric field and q0 is the charge which is placed at a point
इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू। ठीक है, तो अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द फोर्स एक्टेड ऑन दिस चार्ज क्यू नॉट, तो आंसर आपको आना चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी ये चीज 11th में देख लिया है। ठीक है, द फोर्स विच इज एक्टेड ऑन द चार्ज क्यू नॉट बाय चार्ज क्यू, एक्चुअली फोर्स कौन एग्जर्ट करेगा, जिस चीज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वही फोर्स एग्जर्ट करता है। किस चीज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चार्ज क्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट करेगा। अच्छा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज क्यू का आंसर क्या है, वो हमारा काम है। ठीक है, वो हमारा काम है। अच्छा, कितना फोर्स एक्ट होता है ये आप समझ सकते हो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर। ओके, क्या होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड या फिर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये केस में हमने उसको क्यू नॉट लिया। मीन्स फॉर्मूला ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड चाहिए कोई भी पॉइंट पे है, समझो ये पॉइंट ए पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेक करना है कितना है, तो बहुत इजी है, बाहर से एक चार्ज लाओ, पॉइंट ए पे रख दो और चेक करो कि वो चार्ज पॉइंट ए पे रखने के बाद कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, बट हमारा काम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से नहीं है, हमारा काम कहाँ है पता है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन the value of electrostatic force Fe is equal to Q naught, यहाँ भेज दो, it will be equal to E into Q naught या फिर Q naught into भी लिख सकते हो। ठीक है, so the force exerted on any charge at any point inside the electric field is E Q naught। बात समझो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई भी पॉइंट पे फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है वो निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। क्या करना है, जस्ट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना है उसको मल्टीप्लाई कर दो चार्ज से, वो वाला चार्ज आना चाहिए जिसको वो पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लोकेट कर रहे हो, ये वाला चार्ज नहीं यूज कर सकते। ठीक है, समझाई बात कैसे है? ओके, तो ये है फोर्स। तो अगर ये कंसेप्ट समझा है, मींस देखो मैंने किया क्या, मैंने यहाँ पे निकाला यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, Fe पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, बहुत ईजी है। Fe पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट मींस E, ठीक है, इनटू चार्ज विच इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। उस चार्ज को लो जो चार्ज को आप ये पॉइंट पे लोकेट करो, तो E Q नॉट। ऐसा मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस चीज का एप्लीकेशन मुझे डायग्राम में करना है। ठीक है, देखो होता क्या है, इतना समझ, एक वन बाय वन एक काम करते हैं, ठीक, एक साथ दोनों नहीं करेंगे। एज्यूम करो कि हमने प्लस Q वाले चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है। ठीक है, अब इतना तो कंफर्म है, जो फोर्स एक्ट होता है ना, देखो फोर्स कैसे एक्ट होता है, जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो ये चार्ज पे जो फोर्स एक्ट होगा, प्लस Q वाले चार्ज पे जो फोर्स एक्ट होगा दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होगा डायरेक्शन फॉर फोर्स एक्टिंग। मींस कौन सा फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे हमको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, देन इट इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, आंसर कितना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का? आंसर बहुत सिंपल है, क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो चार्ज से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया अगर आपने चार्ज से, देन यू विल गेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट दैट रेस्पेक्टिव पॉइंट। ओके, सो इन दिस केस प्लस Q पे कितना चार्ज एक्ट हो रहा है वो कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। क्या कर लो, पहले इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, अब बोलेंगे सर ये पॉइंट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है, बात समझो, ये जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है दैट एट एवरी पॉइंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। कोई भी पॉइंट पे आप चले जाओ, आप ये पॉइंट पे आओ, यहाँ पे आओ, कहीं भी आओ, कोई भी पॉइंट पे जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा दैट विल बी ई वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, ई रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, हर पॉइंट पे यू विल गेट द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा। ओके, तो at this point the electrostatic force will be equal to electric field strength at this point into charge which is located at this point। ये पॉइंट पे कौन सा चार्ज लोकेट किया है मैंने लोकेट किया प्लस Q का चार्ज, प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए मैं सिर्फ वहां पे Q लिख रहा हूं। ठीक है, सो E इंटू Q, दिख रहा है मैच हो रहा है, ये Q नॉट था क्योंकि मैंने Q नॉट चार्ज को वहां पे रखा था, ये पॉइंट पे मैंने कौन से चार्ज को रखा है, मैंने यहाँ पे प्लस Q रखा है, देयरफॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exerted on charge plus Q is E into Q। ठीक है, चलो ये तो हमने निकाल दिया। ओके, लेट्स मूव ऑन टू चार्ज माइनस Q। माइनस Q वाले चार्ज को देखते हैं और इस ये चीज में फोर्स कैसे एक्ट होगा वो देखते हैं। देखो इतना समझ लो,
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से ट्रैवल करता है और नेगेटिव पे आके खत्म हो जाता है, ठीक है, ऐसा है। पॉजिटिव चार्ज को जब भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वही डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? अगर हमने पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है तो जो डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में यू विल गेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बट दिस इज नॉट द सेम केस इन माइनस क्यू। माइनस क्यू में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। नेगेटिव चार्ज में अपोजिट काम होता है। अपोजिट मीन्स जो डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है यू विल गेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आ रहा है तो ये माइनस क्यू वाले केस में वी विल गेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। दिख रहा है आपको डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आपको मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां पे क्या था, यहां पे सेम, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, एकदम सिंपल तरीके से याद रखो। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, दैट्स इट, सिंपल, ओके। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दिस केस विल बी इक्वल टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला सिखाई दिया मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू द चार्ज विच इज लोकेटेड एट दैट पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकाला जाता है, बहुत इजी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो चार्ज से, वो चार्ज से मल्टीप्लाई करो जो वो पॉइंट पे लोकेटेड है, ठीक है। तो हमारा पॉइंट तो यहाँ पे और अब हमारे लिए चार्ज है माइनस क्यू। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू, किससे इक्वल टू होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। मैंने क्या बताया, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम है बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच आई हैव सेलेक्टेड इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई ही होगा, ठीक है, ई होगा वैल्यू। अच्छा, इनटू किससे करना है, इनटू चार्ज से करना है। वो चार्ज आप सेलेक्ट करो जो आपने ये पर्टिकुलर पॉइंट पे रखा है। ये पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। तो मुझे यहाँ पे जो चार्ज, देखो साइन मैटर करता है, ठीक है, साइन मैटर करता है, साइन लेना पड़ेगा हमको। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू, ई तो मैंने लिखा था, याद है ना सबको, ई तो मैंने लिखा था, माइनस क्यू लिखना है तो माइनस यहाँ लिखता हूँ और क्यू यहाँ पे लिखता हूँ। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज एक्सर्टेड ऑन चार्ज माइनस क्यू, ठीक है। माइनस क्यू पे जो फोर्स लगता है दैट इज माइनस ई इंटू क्यू, और प्लस क्यू पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज ई इंटू क्यू, सिंपल। अब एक बात समझो, ऑलरेडी 11th क्लास में मैंने तुमको पढ़ाया, देखो कुछ करके बताता हूं आपको, ध्यान दो। यहाँ कोई भी बॉडी पे अगर इक्वल दिख रहा है, ई क्यू यहाँ भी है, ई क्यू यहाँ भी है। अब बोलेंगे सर यहाँ पे तो माइनस साइन है, ठीक है, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इसलिए माइनस साइन आया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे इसलिए माइनस साइन नहीं आया, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ई क्यू फोर्स यहाँ लग रहा है, ई क्यू फोर्स यहाँ भी लग रहा है, ठीक है। इक्वल फोर्स है, फोर्स इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है ना। इक्वल फोर्स है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो सोचो ना, टू, ये दिख रहा है, ये एक फोर्स समझ लो, ये एक फोर्स, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्रिएट्स अ टॉर्क, ठीक है। ये जो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल पे, इट विल क्रिएट अ टॉर्क, ठीक है। टॉर्क क्रिएट होगा, टॉर्क समझ में आता है। आप कभी कोई बहुत सारे देखो, इसमें ऐसा भी है एक्चुअल में देखा जाए तो जब दो फोर्स से रोटेशन क्रिएट होता है ना उसको कपल बोला जाता है, ठीक है। दो फोर्स से रोटेशन क्रिएट होता है तो उसको कपल बोला जाता है। तो हमारा सिलेबस ऐसा बनाया है कि इसमें हम टॉर्क और कपल को एक ही बात बताया, लेकिन कंसेप्ट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी 11th में पहले ही पढ़ाया है। टॉर्क क्या होता है, कपल क्या होता है, दोनों मैंने आपको बताया, ठीक है। टॉर्क कैसे बनता है, व्हेन वन फोर्स क्रिएट्स अ रोटेशन, जब एक फोर्स रोटेशन क्रिएट करेगा देन इट इज अ टॉर्क, ठीक है। व्हेन टू equal and opposite force acts on a same body then it forms a couple, ठीक है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये कपल है, बट कपल और टॉर्क का फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो हम तो हमारे नॉलेज के हिसाब से जाएंगे प्रॉपर्ली कि हमको तो पता है कि जब दो फोर्स एक्ट होता है तो कपल बनता है, ठीक है। तो ये दो फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या होने वाला, कपल। लिखने के लिए हम टेक्स्ट बुक में जैसा दिया वैसे टॉर्क लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो अभी तक आई थिंक आपको समझ में आया है जो मैंने बताया। देखो ध्यान से सुनना क्या क्या हुआ है। स्टार्ट में मैंने क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया है। अब ऐसा मत समझो कि ये चार्ज क्यू अलग है, ये माइनस क्यू नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है, ठीक है। ये पूरा एक सिस्टम है जिसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही रखा, यहाँ फोर्स एक्ट हो, यहाँ फोर्स, तो ये सिस्टम ऐसा घूम जाएगा, ठीक है। चलो एक काम और करते हैं,
ऐसा एज्यूम करते हैं दैट दिस सिस्टम इज एट एन एंगल ऑफ इनिशियली एट एन एंगल ऑफ थीटा नॉट, ठीक है। मैं ये इनिशियल की बात कर रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग में ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल दिख रहा है, दिस इलेक्ट्रिक डायपोल एट इनिशियल पॉइंट, एट इनिशियल सिचुएशन विल बी एट एंगल थीटा नॉट। थीटा नॉट वो वाला एंगल है जब ये इलेक्ट्रिक डायपोल स्टार्टिंग में था, लेकिन हुआ क्या सुनो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, अब क्या होगा यहाँ पे, अब ये जो है ना, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसा दिख रहा है, इसमें फोर्स एक्ट होना, एक फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा, एक फोर्स है, सोचो ना, एक फोर्स देखो मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है जो उसको यहाँ खींचेगा, ठीक है, एक फोर्स यहाँ एक्ट हो रहा है जो उसको यहाँ लेके जाएगा। तो जब फोर्स ऐसा एक्ट होगा तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसा बेंड हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसा बेंड हो जाने वाला। अच्छा, जब इलेक्ट्रिक डायपोल बेंड हो जाएगा तो थीटा नॉट तो चेंज होने वाला है कंफर्म। थीटा नॉट से हम ऐसा एज्यूम करते हैं, व्हेन द फोर्स एक्ट्स और यू कैन से व्हेन द टॉर्क एक्ट्स ऑन दिस इलेक्ट्रिक डायपोल, एंगल चेंजेस फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा। समझ में आई बात? थीटा नॉट से थीटा एंगल चेंज हो जाता है कब, व्हेन द टॉर्क एक्ट्स ऑन दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। और टॉर्क कब एक्ट होगा, व्हेन दिस इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो, तो इतना आपको समझ में आ गया है कि इस पे टॉर्क एक्ट हो रहा है, तो जिसकी वजह से बेंड हो जा रहा है, ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है, वैसे यहाँ पे वहाँ पे उन्होंने ऐसा लिखा है, थीटा लिखा है। थीटा शायद ये बताया होगा कि ये जो है ना, ये जो हम इलेक्ट्रिक डायपोल एज्यूम कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक डायपोल फाइनल वाला इलेक्ट्रिक डायपोल वहां पे शायद बता दिया है, इसलिए वहां पे टेक्स्ट बुक में थीटा एंगल बताया, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया, स्टार्टिंग में एंगल था थीटा नॉट, जो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, हमको नहीं पता, ठीक है, कैसे भी हो सकता है। और फाइनली आज समझो ऐसा होगा, थीटा नॉट यहाँ पे था और ऐसा होके बेंड होके थीटा पे आ गया अब एंगल, थीटा से थीटा नॉट से थीटा, चलेगा, ओके। अच्छा, अब एंगल चेंज हो गया है, टॉर्क लगने की वजह से एंगल यहाँ पे चेंज हुआ है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये डायग्राम के आगे का मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये डायग्राम के आगे का देखो, अगर समझो मुझे ये टॉर्क को प्रिवेंट करना है, जो टॉर्क लग रहा है, ठीक है, अप्लाइंग टॉर्क, जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे टॉर्क लगा रहा है, अगर सोचो उतना ही मैग्नीट्यूड का टॉर्क अगर मैं रिवर्स वे में लगाऊं तो देखो, टॉर्क क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल को बेंड कर देगा, ठीक है, टॉर्क इलेक्ट्रिक डायपोल को बेंड कर देता है। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से कुछ ऐसा फोर्स लगाता हूँ जिसकी वजह से ये जो बेंडिंग वाला प्रोसेस है, टॉर्क जो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क दे रहा है वो न्यूट्रलाइज हो जाए टोटली। बात समझ में आ रही है? एक टॉर्क हमको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा टॉर्क मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसा टॉर्क देंगे जो पहले वाला टॉर्क का रिवर्स होगा, अपोजिट टॉर्क, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल टॉर्क। द एक्सटर्नल टॉर्क इज इन टोटली अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ टॉर्क विच इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको टॉर्क प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, टॉर्क जो प्रोवाइड कर रहा है उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसा बेंड होने वाला, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि ऐसा बेंड तो होगा, तो हम क्या करते हैं, हम यहां से एक अपोजिट टॉर्क प्रोवाइड करते हैं जिससे हम ये इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसा बेंड करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक डायपोल, देखो डायग्राम देख लो, डायग्राम कैसे होगा, देखो ऐसा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आ रहा है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये चार्ज का ये चार्ज पे फोर्स ऐसा लग रहा है, ये वाले चार्ज पे फोर्स ऐसा लग रहा है, तो मीन्स ये डायपोल ऐसा रोटेट हो जाएगा, ठीक है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक ऐसा रोटेट होगा, ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि ये टॉर्क जो इसको रोटेट कर रहा है, हम एक अपोजिट टॉर्क प्रोवाइड करते हैं जिसको हम एक्सटर्नल टॉर्क बोलेंगे, वो ये ऐसा रोटेशन को प्रिवेंट कर देगा। मीन्स अगर ये रोटेशन को प्रिवेंट करना है तो जो फोर्स EQ यहाँ पे लग रहा है इसके अपोजिट फोर्स दो, ठीक है, और जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है माइनस EQ, इसके अपोजिट फोर्स यहाँ पे दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ से घुमाने का ट्राई करेगा, बट मैं यहाँ से घुमाने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल एज इट इज रह जाएगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि थीटा नॉट से थीटा चेंज हुआ रहेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में जब रखा है तो फिर तो बेंड हुआ ही रहेगा ना, स्टार्टिंग में तो बेंड हुआ है, फिर हम बाद में आए और उसको न्यूट्रलाइज करने का ट्राई कर रहे हैं। तो हमारा काम ऐसा है, सेकेंड पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क प्रोवाइड कर रहा था उसके अपोजिट में एक टॉर्क प्रोवाइड कर रहा हूं जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉर्क को न्यूट्रलाइज कर देगा। बस दैट्स इट, इतना ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको डायग्राम प्रॉपर्ली समझ में आ गया है, जो जो हमने यहाँ पे किया है। प्लस EQ इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन चार्ज प्लस Q, एंड माइनस EQ इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन चार्ज माइनस Q, ठीक है ना, इतना समझ में आया। 2L इज द लेंथ और यू कैन से इट इज द डायपोल लेंथ, इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ, ठीक है, और थीटा इज द एंगल, ठीक है, थीटा इज द फाइनल एंगल, इतना समझ लो, बट इनिशियल एंगल वाज थीटा नॉट, ओके। अब हम 1 by 1 स्टार्ट करते हैं स्टेप, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये डायग्राम का काम कंप्लीट हो गया, इसको हम रब कर देते हैं।
ओके, लेट्स स्टार्ट विथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ओके, इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा वो बेस्ड होगा अभी तक हमने जो डायग्राम में किया. सेकंड पॉइंट बेस्ड यही होगा कि मतलब जो एक्सटर्नल हम जो टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं उस चीज पे बेस्ड होगा. ठीक है, सेकंड पॉइंट एक्सटर्नल टॉर्क पे बेस्ड होगा. चलो देखते हैं वन बाय वन सारे पॉइंट्स हम प्रॉपर्ली कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट पॉइंट पे बताते हैं कि जो भी कंसिडर किया डायग्राम में वो सब लिखते हैं फटाफट जल्दी जल्दी. तो पॉइंट ऐसा है कि वी हैव कंसिडर्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल. ठीक है, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल. एक इलेक्ट्रिक डायपोल हम कंसिडर करते हैं विथ चार्ज. अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल में चार्ज तो होता है ना, दैट चार्जेस आर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. ठीक है, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. ऐसा वैसे डायपोल कितने भी चार्जेस का हो सकता है, इसके लिए स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है कितने का चार्ज है. ठीक है, चलो ये हो गया. अच्छा, डायपोल है तो डायपोल लेंथ भी होगा विथ डायपोल लेंथ 12, विथ डायपोल लेंथ 2 into L. 2 into L is the dipole length. ठीक है, and plus Q and minus Q are the charges या फिर extreme charges of the dipole. Extreme means end वाला charges. ओके, चलो ये बता दिया हमने. 12 डायपोल लेंथ है. हाँ, कितने एंगल पे प्लेस किया है? इनिशियली इट वाज प्लेस्ड एट एंगल थीटा नॉट, बट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इलेक्ट्रिक डायपोल गॉट बेंड एंड नाउ द फाइनल एंगल इज थीटा. ठीक है, ऐसा है. तो वो सब हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको. कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू विथ डायपोल लेंथ 12 इनिशियली, या फिर प्लेस्ड एट एंगल थीटा. थीटा नॉट पे हम पहले हमने थीटा नॉट पे प्लेस किया तो बता देते. ठीक है, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू विथ डायपोल लेंथ 12 इनिशियली प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ, कितने एंगल पे हमने उसको प्लेस किया था? इनिशियली प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा नॉट. देखो थीटा नॉट पे डायग्राम में ध्यान मत दो. ठीक है, डायग्राम में तो हमने फाइनल एंगल बताया. इनिशियली इट वाज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा नॉट. ठीक है, थीटा नॉट. अच्छा, थीटा नॉट किस चीज के विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल से हमने देख रहे हैं ना ऐसा. थीटा नॉट विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. अच्छा, ये पूरा सिस्टम को हमने रखा कहां पे है? ये पूरे सिस्टम को हमने रखा है इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ओके. तो हमने लिखा है इनिशियली प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा नॉट विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इस चीज को रखा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ आप लिख सकते हो. ऑफ स्ट्रेंथ, कितना स्ट्रेंथ है उस चीज का? ऑफ स्ट्रेंथ ई बार लिखो या फिर ई लिखो. अगर ई लिख रहे हो देन इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, एंड इफ यू आर राइटिंग ई बार देन इट इज द मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दैट मींस वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. ओके, चलो ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट के बारे में बता दिया. अच्छा देखो, अब तक मैंने ये बताया कि मैंने एज्यूम किया है एक इलेक्ट्रिक डायपोल, चार्जेस है प्लस क्यू माइनस क्यू. ठीक है, डायपोल लेंथ है 12. हमने इस डायपोल लेंथ 12 कितने एंगल पे है? इनिशियली थीटा नॉट एंगल पे है, और ये पूरे सिस्टम को हमने प्लेस कर दिया है इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ये पार्ट खत्म हो चुका है. ठीक है, आगे आते हैं सेकंड पॉइंट में. सेकंड पॉइंट ऐसा है कि क्योंकि हमने ये पूरे डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है, देन टॉर्क एक्ट्स ऑन दिस इलेक्ट्रिक डायपोल. ठीक है, मैंने बताया था कपल. ठीक है, कपल एक्चुअल में राइट आंसर है, बट हमारे टेक्स्ट बुक में उस चीज को टॉर्क बोला है. ठीक है, फॉर्मूला दोनों का सेम है इसलिए शायद उसको टॉर्क बोल रहे हैं. ठीक है, लेकिन याद रखना कंसेप्ट, जब दो फोर्स लगता है तो कपल होता है. ठीक है, चलो तो पॉइंट नंबर 2 ऐसा है कि सिंस दिस इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अ टॉर्क एक्ट्स ऑन इट. ठीक है, और टॉर्क का मतलब क्या है? टॉर्क रोटेट कर देता है चीजों को. ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल ये रोटेट हो जाएगा ऐसा. तो हम वो पॉइंट लिखते हैं. पॉइंट नंबर 2 ऐसा है कि since this electric dipole is placed in external electric field, is placed in external एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इस चीज को रख दिया. ठीक है, सिंस दिस डायपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अ टॉर्क एक्ट्स ऑन इट. ठीक है, क्या एक्ट होने वाला है? टॉर्क. ठीक है, अ टॉर्क एक्ट्स ऑन इट. अ टॉर्क
टॉर्क एक्ट्स ऑन इट, ठीक है, टॉर्क एक्ट होने वाला। अच्छा, टॉर्क करता क्या है सबको पता है, टॉर्क एक रोटेशनल मोशन देता है, ठीक है, याद रखना, टॉर्क प्रोवाइड्स अ प्योरली रोटेशनल मोशन। तो हमने यहाँ पे लिखा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अ टॉर्क एक्ट्स ऑन इट, टॉर्क एक्ट्स ऑन इट। इट मीन्स क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल पे एक टॉर्क एक्ट होगा जो प्योर, एक्चुअल में टॉर्क करता है क्या, टॉर्क प्रोवाइड्स अ प्योरली रोटेशनल मोशन, ठीक है, ओके, अ टॉर्क एक्ट्स ऑन इट। अच्छा, एक बार अगर टॉर्क एक्ट हो गया तो वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक डायपोल को बेंड करने मीन्स रोटेट करने का ट्राई करेगा। अच्छा, रोटेट करेगा तो कहाँ से, थीटा नॉट से थीटा बना देगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है सिंस द इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अ टॉर्क एक्ट्स ऑन इट विच रोटेट्स, टॉर्क एक्ट हो रहा है तो रोटेट कर देगा ना, वो इलेक्ट्रिक डायपोल जो ऐसा रखा है अब वो ऐसा कर देगा उसको। तो हमने लिखा है अ टॉर्क एक्ट्स ऑन इट विच रोटेट्स, विच रोटेट्स द, किस चीज को रोटेट करेगा, विच रोटेट्स द इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल को वो रोटेट कर देने वाला है, ठीक है, विच रोटेट्स द इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा, कहां से कहां रोटेट करेगा वो बताना पड़ेगा, ठीक है, इट रोटेट्स द इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा, ठीक है, थीटा नॉट वाज द इनिशियल एंगल एंड थीटा नॉट इज द फाइनल एंगल, ठीक है, विच रोटेट्स द इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम एंगल, कौन सा एंगल है, विच रोटेट्स द इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम एंगल थीटा नॉट टू थीटा, थीटा नॉट से थीटा के एंगल पे रोटेट कर देगा, ठीक है। अच्छा, एक बार इलेक्ट्रिक डायपोल थीटा नॉट, समझो थीटा नॉट यहाँ कहीं था, ठीक है, ऐसा कुछ था, थीटा नॉट से वो ऐसा बेंड होके थीटा पे आ चुका है। अच्छा, एक बार थीटा पे आ चुका है, अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद पता है क्या होगा, इसके बाद हम एक एक्सटर्नल टॉर्क देंगे, दैट एक्सटर्नल टॉर्क विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ टॉर्क विच इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको टॉर्क दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क कैसा देगा, ये इस चीज को ऐसा बेंड करेगा, हम जो टॉर्क देंगे वो इस चीज को रिवर्स बेंड कर देगा, ठीक है, तो वो टॉर्क की बात करने वाला हूं मैं, दैट इज एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है। तो अभी तक जो भी लिखा है वो प्रॉपर्ली देख लो, ये क्या समझ में आ रहा है प्रॉपर्ली तुमको जो भी लिखा है मैंने, ठीक है। तो एक्सटर्नल टॉर्क देखें वो भी देखेंगे, तो ये पॉइंट जो 2 है आई थिंक आपको प्रॉपर्ली समझ में आया है, डायग्राम प्रॉपर्ली देखा है, फर्स्ट सेकंड पॉइंट, ओके। तो सेकंड पॉइंट में क्या एक्ट हुआ है सबको पता है, टॉर्क एक्ट हुआ है, टॉर्क ऑफ टॉर्क जो इलेक्ट्रिक डायपोल पे एक्ट होता है वो कैसे एक्ट होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वो सब चीज मैं आपको यहां बताता हूं, ठीक है। देखो, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इज गिवन बाय टाउ, टाउ मींस होता है टॉर्क, ठीक है, ये जो मैंने अल्फाबेट लिखा है उसको बोलते हैं टाउ, ठीक है, ये जो अल्फाबेट का नाम है टाउ, एक्चुअल में वो किसका रिप्रेजेंटेशन है, वो टॉर्क का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल P इंटू ई, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो P साइन थीटा बोल सकते हो, या फिर आप बोलो P बार क्रॉस ई बार। एक्चुअली दिस टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। आंसर कैसे होगा, देखो टॉर्क का जो आंसर होता है, टॉर्क टाउ का टाउ बार इज इक्वल टू P बार क्रॉस ई बार, ठीक है, P बार क्रॉस ई बार इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डायपोल। जो इलेक्ट्रिक डायपोल पे जो टॉर्क एक्ट होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, दैट इज टाउ बार इक्वल टू P बार क्रॉस ई बार, ओके। क्रॉस प्रोडक्ट सबको आता है, ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया था 11th स्टैंडर्ड में, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स क्या होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज, देखो यहाँ पे एग्जांपल देख लो फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। A bar cross B bar can be written as magnitude of A bar, magnitude of B bar into sin theta, ठीक है, ये फॉर्मूला। This magnitude of A bar can be written as A, magnitude of B bar can be written as B, and this sin theta as it is, okay. So this is the formula for A bar cross B bar, which is AB sin theta, means करना क्या है, ए बार क्रॉस बी बार है, ये ऊपर वाला बार हटा दो, ए बी लिख दो, और क्रॉस की जगह पे साइन थीटा लिख दो, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। तो बोलने का मतलब ऐसा है, ये क्रॉस प्रोडक्ट जब हटता है तो साइन थीटा आता है, जैसे डॉट प्रोडक्ट हटता है तो कॉस थीटा आता है, सेम क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा तो साइन थीटा आता है, ठीक है। सो इन दिस केस वी विल गेट टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। समझ में आ रही बात क्या है, देखो साइन थीटा क्यों आया समझ में आ गया है, क्रॉस प्रोडक्ट 2 वेक्टर का होगा तो पहले वो चीज लिखो, P लिखो, E लिखो, क्रॉस हटाओ, साइन थीटा लगाओ, ठीक है। सो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट एकदम क्लियर कर लो, जो टॉर्क इस पे लग रहा है, जो चीज का मैंने आंसर निकाला है, दैट टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नॉट द एक्सटर्नल टॉर्क विच वी आर प्रोवाइडिंग, ठीक है। हमने अभी तक टॉर्क अप्लाई किया ही नहीं, ये वो टॉर्क है जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है।
चलो तो इतना चीज तो समझ में आ चुका है कि टाउ का आंसर है पी साइन थीटा। लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इस चीज को हम यूज करने वाले हैं आगे। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो इतना तो समझ में आ गया। चलो अब टाइम आ गया कि अब हम एक्सटर्नल टॉर्क लगाएं, ठीक है। एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। चलो तो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 2 पॉइंट्स। तो एक पार्टीशन ड्रॉ करता हूं, इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं विद पॉइंट नंबर 3, ठीक है। इन पॉइंट नंबर 3 हम बताएंगे कि एक्सटर्नल टॉर्क के बारे में कुछ बताएंगे, एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है। अच्छा, एक बात समझो इस चीज में, टॉर्क वाला जो टॉर्क का मतलब क्या है तो क्या होता है पहले समझ लो, क्योंकि ये मतलब अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो ये जो मैं डेरिवेशन करूंगा बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इतना समझो, समझने की बात ये है, टॉर्क के वजह से एक प्योरली रोटेशनल मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है? रोटेशनल, सर्कुलर मोशन नहीं। कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन, ठीक है। अच्छा, तो इस चीज इतना याद रखना कि टॉर्क प्रोवाइड्स अ प्योरली रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन मींस हम लोग ने याद है रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर भी पढ़ा है, तो रोटेशनल डायनामिक्स से मैं इस चीज को कनेक्ट करने वाला हूं, इसलिए पहले बता देता हूं कि टॉर्क प्रोवाइड्स अ प्योरली रोटेशनल मोशन। वो टाइम पे डाउट नहीं आना चाहिए कि सर ये रोटेशनल वाला पार्ट यहाँ पे कैसे आएगा, बिकॉज दिस टॉर्क प्रोवाइड्स अ प्योरली रोटेशनल मोशन। ओके, चलो पॉइंट नंबर 3 में हम ऐसा करने वाले हैं। इन पॉइंट नंबर 3 हम बताएंगे कि एक एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट करा रहे हैं हम ये इलेक्ट्रिक डायपोल पे, विच इज न्यूट्रलाइजिंग द टॉर्क प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है दैट इज टाउ, हम जो टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज एक्सटर्नल टॉर्क। अब ऐसा मत समझ लेना कि एक्सटर्नल टॉर्क इज द टॉर्क प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल फील्ड, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एक्सटर्नल टॉर्क वो टॉर्क है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉर्क को न्यूट्रलाइज करने के लिए। न्यूट्रलाइज समझ में आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क ऐसा बेंड करेगा तो हमारा टॉर्क इसको ऐसा बेंड करेगा, तो एक्चुअल में बेंड होगा ही नहीं, ठीक है, बेंडिंग ही नहीं होगा। समझ आई बात? तो फिर ऐसा मत समझना कि बेंडिंग नहीं हो तो थीटा नॉट से थीटा कैसे आ गया। पहले जब हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो पहले वो बेंड हो चुका था, टॉर्क और बेंड कराने का ट्राई करेगा, टॉर्क और बेंड कराने का ट्राई करेगा, बट हमारा जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो उसको वहां पे रुका देगा, मींस थीटा पे रुका देगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट 3 है कि we will apply an external torque which will neutralize this torque given by the electric field। तो यहां पे लिखते हैं we will provide क्या प्रोवाइड करेंगे हम? we will provide an external torque, will provide an external torque which will क्या करेगा ये? which will न्यूट्रलाइज क्या न्यूट्रलाइज करेगा? विच विल न्यूट्रलाइज द टॉर्क प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। विच विल न्यूट्रलाइज द टॉर्क प्रोवाइडेड बाय कौन प्रोवाइड कर रहा था पहले? प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है उस चीज को हमारा जो टॉर्क है एक्सटर्नल टॉर्क वो न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। चलो अच्छा, अब एक बात समझो, देखो हर बार मैंने आपको बताया है whenever there is a displacement, याद है हर बार हम लोगों ने डेरिवेशन में किया, whenever there is a displacement in opposite direction to that of electrostatic force वर्क इज डन, ठीक है, वर्क डन होता है। ये बात समझ में आनी चाहिए क्योंकि बहुत बार हमने इस चीज को रिपीट किया। हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर ऑलमोस्ट इसी चीज पे बेस्ड था अभी तक, अब धीरे धीरे चेंज होगा, लेकिन ये चीज तो याद होना ही चाहिए सबको। जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में तो वर्क डन होता है। अब ऐसा माइंड में मत फिट करके रख लेना कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स के अगेंस्ट हुआ तो ही वर्क डन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में है तो भी वर्क डन होता है, लेकिन हमारा जो केस अभी तक चल रहा है इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट वाज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अच्छा, ये चीज को तो आपको समझ में आया ये चीज क्योंकि हमने ऑलरेडी डेरिवेशन में किया है। ध्यान से सुनना फिर से, अगर डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में है तो वर्क डन होता है। अच्छा, यहां पे ये चीज नहीं लगने वाला है, ये चीज यहां पे बिल्कुल भी यूज नहीं हो सकता है। रीजन क्या है पता है? हम अब रोटेशनल मोशन में आ चुके हैं। कहां पे? रोटेशनल मोशन। रोटेशन देखो, ध्यान दो, एज्यूम करो ये आपका टॉर्क है, ठीक है, सॉरी ये इलेक्ट्रिक डायपोल, आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, एक फोर्स यहां पे लग रहा है, दिख रहा है, Fe माइनस Fe ना, सॉरी ये Fe का जो आंसर है EQ टॉर्क यहाँ पे माइनस EQ टॉर्क यहाँ पे, जिसकी वजह से ये ऐसा घूम जा रहा है, ठीक है। हम जो टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसा घुमाएगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे लीनियर पैरामीटर्स है ही नहीं हमारे पास, ये तो रोटेट हो रहा है, ठीक है, रोटेट हो रहा है। रोटेट होने के टाइम पे हमको यूज करना है रोटेशनल पैरामीटर। ध्यान देना, एक बात याद करो, हमने ऑलरेडी रोटेशनल डायनेमिक्स में किया है। इन रोटेशनल मोशन, ठीक है, टॉर्क
ठीक है, द टॉर्क जो काम करता है रोटेशनल मोशन में वही काम करता है फोर्स लीनियर मोशन में। याद है ये चीज, याद है क्या? ये चीज मैंने आपको सिखाया था। टॉर्क जो काम करता है रोटेशनल मोशन में वही काम करता है वही काम करता है फोर्स इन लीनियर मोशन। अच्छा देख लो टॉर्क कैसा है, टॉर्क ऐसा है, राइट है, टॉर्क ऐसा है, मीन्स हम थीटा नॉट से थीटा पे आ रहे हैं। अच्छा टॉर्क जो है अब भी ये केस में क्या हो रहा है, हम जो टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं वो टॉर्क के अपोजिट। इतना समझ गया है कि जो काम फोर्स करता है लीनियर मोशन में वही काम करता है टॉर्क रोटेशनल। मैं ये दो चीज को रिलेट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये चीज आपको ऑलरेडी आता है। अगर ये चीज आता है तो इससे रिलेट करके अगर मैं आपको समझाऊंगा तो बहुत ईजी हो जाएगा समझ में आना, ठीक है। तो ध्यान देना कि टॉर्क एक्ट हो रहा है, ये जो ई के वजह से जो टॉर्क है वो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसा घुमाएगा, ठीक है ना। चलो तो एफई और टॉर्क तो समझ में आ गया। अच्छा आगे आते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है, बट इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन देयर इज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। याद है ये चीज? तो एफई के जगह पे टॉर्क समझो, डिस्प्लेसमेंट के जगह पे यूज करो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज वी आर इन रोटेशनल मोशन। समझ में? ये इलेक्ट्रिक डायपोल रोटेट करने वाला है, ठीक है ना, रोटेशनल मोशन में हम है, तो ये चीज भूल जाओ। अब सोचो टॉर्क एक्ट हो रहा था, याद है, एक टॉर्क एक्ट हो रहा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक टॉर्क एक्ट हो रहा था। ये टॉर्क एक्ट हो रहा है, फिर भी हम यहां से एक ऐसा फोर्स लगा रहे हैं, मींस ऐसा टॉर्क, एक अपोजिट टॉर्क लगा रहे हैं, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट था, इस चीज का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। मींस अभी भी ऐसे हो रहा है, टॉर्क का जो डायरेक्शन है इसके अपोजिट मैं डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं। सिंपल सी बात, देखो ये हमारा ये देखो ये इलेक्ट्रिक डायपोल, ये समझो तुम्हारा प्लस क्यू, ये प्लस क्यू वाला चार्ज, और यहाँ पे ये माइनस क्यू वाला चार्ज। क्या करेगा ये जो टॉर्क है ना, वो टॉर्क क्या करेगा, वो टॉर्क ये इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसा घुमाने का ट्राई करेगा। कौन सा टॉर्क? ये ई वाला टॉर्क, ठीक है, ई के वजह से जो टॉर्क है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ऐसा टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से ये जो एंगल था ना, याद है पहले जो एंगल थीटा नॉट से थीटा आ चुका था, अब ये उल्टा है, मींस टॉर्क के अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं वो कि देखो ये हमारा एक्सटर्नल टॉर्क है, ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क ऐसा, तो ये ऐसा, मींस क्या कर रहे हैं, अभी भी हम क्या करने वाले हैं, जैसे फोर्स के अगेंस्ट में डिस्प्लेसमेंट होता था, अब ये केस में क्या होने वाला है, टॉर्क के अगेंस्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के अगेंस्ट में डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर मोशन, टॉर्क के अगेंस्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर मोशन। तो हम क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये दोनों चीज मैच हो रही है? अगर ये दोनों चीज मैच हो रही है तो मींस जैसे वर्क डन यहां पे हुआ था वैसे ही वर्क डन यहां पे भी होने वाला है, ठीक है। ये मुझे समझाना था कि वर्क डन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं कैसे हो रहा है ये चीजें, ठीक है। एकदम ध्यान देना, जब भी कोई फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है कंफर्म वहां पे वर्क डन होने वाला है, ठीक है। सेम फोर्स इज एनालोगस टू टॉर्क इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, एंड डिस्प्लेसमेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। जब फोर्स के अपोजिट, इसका मतलब फोर्स और टॉर्क सेम सेम है, डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम सेम है, ठीक है। जब हम लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन को कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो बात ऐसा होती है कि यहाँ पे फोर्स के अगेंस्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन है, तो बिल्कुल यही होगा कि टॉर्क के अगेंस्ट में डिस्प्लेसमेंट होगा तो भी वर्क डन होने वाला है। तो ये केस में भी हम जो पढ़ रहे हैं वर्क डन होने वाला है, क्योंकि जो टॉर्क डायपोल को ऐसा घुमा रहा है, हम एक ऐसा चीज कर रहे हैं, एक ऐसा टॉर्क दे रहे हैं जो उसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएगा। मींस हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द टॉर्क, ठीक है। ये दिख रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मींस कंफर्म यहाँ पे वर्क डन होने वाला है। तो वही वर्क डन हमको निकालना है, और एक बार मैंने वर्क डन निकाल लिया, वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी, और मुझे यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी मिल सकता है शायद, ठीक है। तो अब हमारा काम वहां पे, अब मैं इस चीज को रब करता हूँ, समझ में आनी चाहिए। फोर्स नहीं लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखूंगा, लिखूंगा टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और वर्क डन तो होने ही वाला है कंफर्म। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जो मैंने लिखा है दैट इज वी विल प्रोवाइड एन एक्सटर्नल टॉर्क व्हिच विल न्यूट्रलाइज द टॉर्क प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल फील्ड। चलो इतना तो है कि टॉर्क हम जो प्रोवाइड करेंगे दैट विल न्यूट्रलाइज द टॉर्क प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस वर्क इज डन। समझा? मैंने ये एक इतना सा लाइन लिखने के लिए आपको वो चीज समझाया कि वर्क डन क्यों होता है, हेंस वर्क इज डन। समझा कि वर्क डन क्यों हो रहा है, वर्क इज डन, ठीक है, वर्क डन होने वाला है, समझा दिया मैंने वर्क डन क्यों हो रहा है, टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट करने वाले हैं, ठीक है, हेंस वर्क इज डन। अच्छा वर्क डन जो है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो बेसिक चीज, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो एक सिंपल से बात बताओ तो वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है, लेकिन बात समझो हम लीनियर पैरामीटर्स में नहीं है, हमको
एंगुलर पैरामीटर देखना है, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए तो स्मॉल वर्क डन होता है, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, ये सिंपल फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला वर्क डन का, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला वर्क डन का। अगर मुझे DW, देखो DW तो यहाँ पे स्मॉल वर्क डन तो नहीं निकाल पाएंगे, डायरेक्ट हम टोटल वर्क डन निकालते हैं। इतना बात मानते हो क्या? द फुल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन, इतना तो ठीक है। अगर आपको टोटल वर्क डन चाहिए तो यू हैव टू इंटीग्रेट दैट स्मॉल वर्क डन DW। स्मॉल वर्क डन DW को अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया, यू विल गेट द फुल वर्क डन, ठीक है। वर्क डन तो हो रहा है क्योंकि टॉर्क जो है, टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट करने का ट्राई कर रहे हैं, ओके। तो ये हुआ। अच्छा, तो अब ये DW का वैल्यू कैसे निकाला जाए? ये वैल्यू तो लिख ही नहीं सकते हम, क्योंकि वी आर इन द प्योरली रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो इतना तो मैंने आपको पहले समझा दिया है। इन रोटेशनल मोशन फोर्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू टॉर्क। फोर्स के जगह पे आपको लिखना पड़ेगा टॉर्क, ठीक है। तो फोर्स के जगह पे अगर मैं लिखूं टॉर्क, तो नेक्स्ट पॉइंट ऐसा होगा, या फिर यहीं पे अगर हम लिखना ट्राई करें DW का आंसर, देखो फोर्स की जगह पे तो टॉर्क आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के जगह पे आ जाएगा हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इतना समझ लो कि फोर्स किससे रिप्लेस हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट किस चीज से रिप्लेस हो रहा है। फोर्स रिप्लेस हो रहा है किस चीज से? फोर्स रिप्लेस हो रहा है हमारा टॉर्क से, और डिस्प्लेसमेंट रिप्लेस हो रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो फोर्स के जगह पे मैं लिखने वाला हूं टॉर्क, ठीक है। फोर्स के जगह में क्या लिखता हूं? टॉर्क। अच्छा, ये वो वाला टॉर्क है जो हमने प्रोवाइड किया, मींस एक्सटर्नल टॉर्क, विच इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द टॉर्क प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक्सटर्नल टॉर्क तो मैंने फोर्स के लिए तो वेक्टर फॉर्म में, मैं डायरेक्ट स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। क्योंकि वेक्टर में हम यहाँ पे वेक्टर वाला इंटीग्रेशन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो मैंने फोर्स को रिप्लेस कर दिया टॉर्क से। मैंने पहले बताया था रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह पे आपको टॉर्क यूज करना है, रोटेशनल मोशन में आपको डिस्प्लेसमेंट की जगह पे यूज करना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डी थीटा ले लेते हैं, क्योंकि थीटा नॉट से थीटा आ रहा है तो डी थीटा ले लेते हैं। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क? इतना समझो, अगर मुझे इस टॉर्क को न्यूट्रलाइज करना है तो देखो सिंपल सी बात है, अगर 5 न्यूटन का टॉर्क एक चीज को राइट हैंड साइड में घुमाता है, ऐसा घुमाता है, तो इस चीज को अगर मुझे न्यूट्रलाइज करना है तो वही 5 न्यूटन का टॉर्क मुझे अपोजिट डायरेक्शन में देना पड़ेगा। मींस टॉर्क पहले भी 5 न्यूटन का था, न्यूट्रलाइज करने के लिए जो टॉर्क लगा एक्सटर्नल टॉर्क वो भी 5 न्यूटन का है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दोनों का फॉर्मूला मैच करता है। यहां भी 5 न्यूटन, यहां भी 5 न्यूटन, मींस फॉर्मूला फॉर टॉर्क इज इक्वल टू द फॉर्मूला फॉर न्यूट्रलाइजिंग टॉर्क, ठीक है ना, या फिर एक्सटर्नल टॉर्क। तो जो एक्सटर्नल टॉर्क का फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला कंफर्म यहां से मैच होने वाला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहां से उठा लो और यहां पे पुट कर लेते हैं। सो वी विल गेट, देखो हमको यहां पे क्या मिलने वाला है, द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क विल बी इक्वल टू W इक्वल टू, वैसे क्या होगा, एक्सटर्नल टॉर्क का वैल्यू है PE sin थीटा, ठीक है। PE sin थीटा, ये तो एक्सटर्नल टॉर्क का वैल्यू है, ठीक है। दिस डी थीटा एज इट इज, ये डी थीटा को मुझे हमको एज इट इज लिखना पड़ेगा। समझ में आना चाहिए व्हाट इज P? P इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज E? E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। दिख रहा है जो ब्लू कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ओके। चलो, डी थीटा भी मैंने कर लिया है, डी थीटा तो सिंपल सी चीज है। चलो अब क्या करते हैं, बेसिक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। अच्छा, एक बात और है, डायरेक्ट हमने इंटीग्रेशन यहाँ पे लगा दिया, ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन नहीं, हमको डेफिनाइट इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अच्छा, हमारा जो इंटीग्रेशन देख लो कहाँ से कहाँ पे, मैंने ऑलरेडी आपको बोर्ड में बता दिया कि कहाँ से कहाँ पे इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है दैट इज फ्रॉम, दिख रहा है आपको क्लियरली, हमारा जो इंटीग्रेशन है दैट इज फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा। पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको ये चीज, मैं लेक्चर के पहले बता दिया, ठीक है। सो द टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन फ्रॉम एंगल थीटा नॉट टू थीटा, ठीक है। थीटा नॉट से थीटा तक आपको जाना पड़ेगा, थीटा नॉट टू थीटा, ओके। चलो लेट्स इंटीग्रेट, और इंटीग्रेशन का बेसिक सबको आता ही है। क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, जो चीज कांस्टेंट होता है उस चीज को हम बाहर लेते हैं इंटीग्रेशन के साइन के, ठीक है। सो द वर्क डन विल बी इक्वल टू P इंटू E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा, करेक्ट है। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा? अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है बता देता हूं। इंटीग्रेशन यहीं पे करते हैं, बीच में फॉर्मूला भी आ जाएगा। चलो, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज साइन थीटा डी थीटा, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है, फॉर डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अगर इनडेफिनाइट होगा तो प्लस सी भी आता है वहां पे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा का आंसर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे ऊपर पुट करता हूँ। सो विल गेट टोटल वर्क डन एज इक्वल टू P इंटू E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज माइनस कॉस थीटा, बट द लिमिट इज फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा। ये समझ में आता है, लिमिट थीटा नॉट से थीटा का लिमिट है। अच्छा, लिमिट अप्लाई करना बाकी है, हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। डेफिनेट मींस क्या,
एक कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ वो लिखना जरूरी है, उसको बोलते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन। चलो अब अप्लाई करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। लिमिट अप्लाई करना बहुत इजी ट्रिक है। सबसे पहले माइनस साइन पीछे ले लो, सो विल गेट माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा वेयर द एंगल इज फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा, करेक्ट है? ओके, लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई करने के लिए सिंपल सा शॉर्टकट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये याद रखना है आपको, ठीक है? सबसे पहले आपको थीटा के जगह पे अपर लिमिट पुट करना है। अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट तो खुद ही थीटा है, सो वी विल गेट, जो हमको आंसर मिलेगा दैट विल बी माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा, ये आंसर मिलेगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या होगा? कॉस ऑफ, देखो थीटा के जगह पे आप ये लोअर लिमिट डाल दो तो मीन्स थीटा नॉट, समझ में आया बात? तो माइनस साइन ऑपरेट कर दो, ये पूरी चीज़ ऐसा घूम जाएगी। सो विल गेट डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, दिस इज द वर्क डन, ठीक है? यही वर्क डन है। दिस वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ये सबको पता है, वर्क डन ही तो कन्वर्ट होता है। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, वर्क डन जो है वो कन्वर्ट होता है एक्चुअल में इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी में, और फिर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी में हम कोई भी एक आर्बिटरी पॉइंट को जीरो पोटेंशियल मान सकते हैं, और उस चीज को अगर हमने जीरो पोटेंशियल मान लिया तो वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है? ये बात है। चलो तो यहाँ पे हमने क्या क्या लिख दिया, W हमने निकाल दिया है। इसमें एक इक्वेशन ले लो और फिर नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे बता देंगे कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, सो ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। एक पार्ट और है जहाँ पे हम बताएंगे कैसे कैसे होता है, और 2 केसेस है हमारे पास, वो दोनों केसेस भी हमको करना है। ओके, सो इन पॉइंट नंबर 4 वी विल राइट दैट दिस वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? याद रखना हमेशा वर्क डन कन्वर्ट होता है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी में। मैंने कभी कभी बोला होगा कि वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, उसका सिंपल सा मतलब यही है, वो टाइम पे मैंने कोई एक आर्बिटरी पॉइंट पे जीरो पोटेंशियल एज्यूम किया, इसलिए बोल सकते हैं हम, ऐसा ही बोल सकते हैं दैट द वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, बट इन दैट केस देयर इज अ आर्बिटरी पॉइंट हुज पोटेंशियल इज जीरो, ठीक है? एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है? वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना? ओके, तो ये तो पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 4, एंड इन दिस पॉइंट वी विल राइट दिस वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी सिंस, यहाँ पे लिखते हैं हम, सिंस द वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू किस चीज में कन्वर्ट होता है? गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज कर देता है कौन? वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो इतना मेरे को पहले केस बताओ, किस चीज का कौन से एंगल, देखो वैसे देखा जाए दिस वर्क डन इज अ फंक्शन ऑफ एंगल, देख रहे एंगल का फंक्शन है, थीटा थीटा नॉट आया। अगर मैं आपको पूछूं कि कौन से एंगल पे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कौन से एंगल पे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा? कंफर्म देखा जाए तो थीटा वाले एंगल पे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि थीटा नॉट पे तो हमने लाके रखा था, मूव करा दिया इसने थीटा से थीटा नॉट पे, ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट होने के बाद जो एंगल बनता है वो पॉइंट पे या फिर वो एंगल पे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ दिस वर्क डन इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। देखो कभी कभी क्या होता है, ये W के बाजू में कभी कभी टेक्स्ट बुक में ऐसा भी लिखा होगा, तो वहां पे समझ में आना चाहिए आपको। देखो ऐसा मैं रब कर दूंगा, वैसे बता रहा हूँ, ठीक है? ऐसा लिखा होता है, तो ये समझ जाओ दैट द वर्क डन इज अ फंक्शन ऑफ एंगल, सिंपल सी बात यही है, ठीक है? अभी तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ क्योंकि इस चीज का जरूरत पड़ता नहीं है इतना। So this is your work done, that is total work done. Okay, point जैसा हमने लिखा है the work done gets converted into increase in potential. Increase means क्या होता है? Final potential energy minus initial potential energy. So the final potential energy is u of theta minus u of theta naught. ठीक है, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है जो हम, देखो सिंपल सा लॉजिक है, पहले थीटा नॉट पे रखा था डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने पहले थीटा नॉट पे रखा था, एंगल थीटा नॉट था, ठीक है? पहले थीटा नॉट मींस इनिशियल, बाद में ये एंगल चेंज होके थीटा हो गया, मींस फाइनल क्या है? फाइनल तो थीटा है, इनिशियल क्या था? थीटा नॉट, इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल मींस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यू रिप्रेजेंट करता है ना पोटेंशियल एनर्जी को। ओके, सो द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन का वैल्यू से इक्वेट होता है, सो द वैल्यू ऑफ वर्क डन वी ऑलरेडी हैव, चलो ये पुट कर लेते हैं यहाँ पे, विच इज इक्वल टू पी ई इंटू cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा, ठीक है? cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा, सो
द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय थीटा नॉट इज इक्वल टू पी ई cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। आपको लिखना है तो नीचे लिख दो, बट ऑलरेडी मैंने ऊपर लिख दिया है कि जो वर्क डन है वो कन्वर्ट हो जाता है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, वैसे देखा जाए तो हमारा जो क्वेश्चन था दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बताया आपको इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। कैसे करेंगे? सिंपल सा एक कंसेप्ट है, कोई भी एक आर्बिटरी पॉइंट पे जीरो पोटेंशियल एज्यूम कर लो, ठीक है। तो वैसा हम देखा जाए तो कोई भी यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, देखो ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी कोई भी एक आर्बिटरी पॉइंट पे क्या एज्यूम कर लो कि वो आर्बिटरी पॉइंट पे आप पोटेंशियल कितना है, जीरो। अच्छा, वो आर्बिटरी पॉइंट जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा वो भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो थीटा नॉट जो इनिशियली था ना, इनिशियल हमारे पास क्या है, हमारे पास दो चीजें, एक थीटा नॉट है, एक थीटा है। मैंने क्या बताया, ये है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, चलो वो भी लिख देता हूं, फॉर पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, फॉर पोटेंशियल एनर्जी एज्यूम दैट एट आर्बिटरी पॉइंट देयर इज अ पोटेंशियल जीरो, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो एट जीरो पोटेंशियल पॉइंट। अच्छा, वो आर्बिटरी पॉइंट लेंगे क्या, इनिशियल वाला जो हमने इनिशियल डायपोल को जो एंगल पे रखा था उसको ले लेते हैं, ठीक है। इनिशियली हमने कितना एंगल रखा था, थीटा नॉट पे, बाद में थीटा बना, ठीक है। सो हम ऐसे अज्यूम करते हैं, फॉर पोटेंशियल एनर्जी वी विल एज्यूम द जीरो पोटेंशियल पॉइंट, याद है ना जीरो पोटेंशियल सिखाया मैंने ऑलरेडी आपको। वी विल एज्यूम द जीरो पोटेंशियल पॉइंट एट, कहां पे हम एज्यूम करेंगे, u ऑफ थीटा नॉट, ठीक है, u ऑफ थीटा नॉट, ठीक है। या फिर समझ लो एक्चुअल में थीटा नॉट है तो इसको हम जीरो पोटेंशियल पॉइंट बोला है, मींस यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो है, ठीक है। चलो मींस थीटा नॉट पे और u थीटा नॉट का आंसर आप वहां पे जीरो एज्यूम कर लो। चलो, तो अगर ऐसा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। वैसे जो मैंने लिखा है ये एक्सप्रेशन है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो यू थीटा नॉट को जीरो पुट कर लो, आ जाएगा आपका आंसर प्रॉपर्ली। चलो, ये हो गया पॉइंट नंबर 4। 2 पॉइंट और बचा है। फिफ्थ वाला पॉइंट पे हम ऐसा करने वाले हैं, सिर्फ 2 पॉइंट है बस, फिर हमारा आंसर खत्म हो जाता है। पॉइंट नंबर 5 ऐसा है कि एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल को अलग अलग एंगल पे रखकर देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वी विल प्लेस द इलेक्ट्रिक डायपोल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसा रखा है, मींस 90 डिग्री पे रखा है, ठीक है। लेट्स देखते हैं क्या होता है। इफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट, या फिर प्लेस्ड परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ई बार समझ में आता है। ई बार मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसा रखा है, मींस परपेंडिकुलर, समझ में आ गया। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है दैट द वैल्यू ऑफ थीटा, अच्छा परपेंडिकुलर रखा है मींस क्या होता है, रखा मींस ऐसा है कि जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को रखेंगे वो टाइम पे हमने एंगल क्या एज्यूम किया, थीटा नॉट, ये तो फाइनल एंगल है। तो मींस कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, वो एंगल जो आपने वैसे देखा जाए तो स्टार्टिंग में रखा है ना, तो स्टार्टिंग में जो एंगल होता है दैट इज थीटा नॉट। सो द वैल्यू ऑफ थीटा नॉट इज मींस परपेंडिकुलर मींस कितना होता है, 90 डिग्री। अच्छा, अगर थीटा नॉट 90 डिग्री है देन द वैल्यू ऑफ cos थीटा नॉट मींस कितना होगा, cos 90 का आंसर कितना हो जाता है, cos 90 हो जाता है 0, मींस ये पार्ट चले जाएगा बस, और क्या। चलो तो फिर बताओ आंसर क्या होगा। सो u ऑफ थीटा माइनस u ऑफ थीटा जो आप निकाल रहे हो, u ऑफ थीटा का आंसर कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू p e cos 90, समझ आ रहा है ना, cos 90 माइनस cos थीटा। cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0। अच्छा, अगर cos 90 का आंसर 0 है, 0 माइनस cos थीटा का आंसर कितना आता है, 0 माइनस cos थीटा विल बी इक्वल टू माइनस cos थीटा, ठीक है। 0 माइनस cos थीटा विल बी इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फटाफट। सो ये p e एज इट इज है, याद है ना, इस चीज का वैल्यू है 0 माइनस cos थीटा इज माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा। अच्छा, एक बात आपके माइंड में आता रहेगा कि सर ये u ऑफ थीटा नॉट कहाँ गया, मैंने अभी तो बताया आपको फॉर पोटेंशियल, मैं पोटेंशियल एनर्जी का काम कर रहा हूं, ये तो इंक्रीज इन पोटेंशियल है और बोला भी है हमको पोटेंशियल एनर्जी, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन आपको बता दिया पहले। फॉर पोटेंशियल एनर्जी आपको u थीटा नॉट है ना, इसका आंसर आपको 0 एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि थीटा नॉट में एक ऐसा लोकेशन देख रहा हूं जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो अगर इसको 0 पुट कर दो u थीटा माइनस 0 इज कैसा है। ओके चलो, तो समझ में आया होगा, p एज इट इज 0 माइनस cos थीटा इज माइनस cos थीटा। एक बात और याद है, डॉट हटता है तो cos आता है,
तो कॉस हटाऊं तो डॉट आएगा, ठीक है। तो इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, और यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस पी बार डॉट डी ई बार, ठीक, सॉरी हाँ करेक्ट, माइनस पी बार डॉट ई बार, पी ई कॉस थीटा आएगा और माइनस मैंने आज इट इज लिख दिया है। समझ में आया ना बात कैसा, अरे डॉट हटता है तो कॉस आता है, तो मैंने कॉस हटा के डॉट लिख दिया है, सिंपल सी चीज है एकदम, ओके। तो ये एक केस तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, व्हेन द इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ये काम तो हो गया, एक लास्ट काम बाकी है, वो कैसा होगा, वो ऐसा है कि ये केस में एक काम करते हैं, 6 पॉइंट में हम ऐसा करते हैं कि वो जो इलेक्ट्रिक डायपोल था ना हमारा, जो इलेक्ट्रिक डायपोल था जिसको हमने पहले 90 डिग्री पे रखा था विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम इसको पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं। मींस डायपोल ऐसा है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा है, ठीक है। मींस एंगल कितना होगा, 0 एंगल ले लो, ठीक है। चलो 0 लेते हैं एंगल, तो यहां पे मैं लिखता हूं इफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड, कैसा प्लेस किया, इज प्लेस्ड पैरेलल टू ई बार को मैंने पैरेलल कर दिया। अच्छा, अगर एक बार मैंने ई बार को पैरेलल कर दिया देन द इनिशियल एंगल विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है ना, 0 डिग्री का एंगल है, सो द वैल्यू ऑफ cos 0 विल बी इक्वल टू 1, ठीक है ना। cos 0 का वैल्यू सबको पता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। चलो आते हैं और देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। सो द वैल्यू ऑफ u ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू P E cos 0 आएगा ना, क्योंकि थीटा नॉट का वैल्यू तो मैंने 0 लिया है, cos 0 माइनस cos थीटा, ठीक है। अच्छा, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, वैल्यू ऑफ cos 0 इज 1, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, cos 0 का जो वैल्यू है दैट इज 1। चलो वैल्यू 1 पुट कर लो, सो यू विल गेट u ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू p इंटू ई इंटू 1 माइनस cos थीटा। मैथ्स अगर आता है तो इसको भी आगे सॉल्व किया जा सकता है। 1 माइनस cos थीटा का आंसर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना, आता है ना मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में। सो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू P E, वैल्यू ऑफ 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है, ठीक है ये। अच्छा, ये जो आया है, जो मैंने लिखा है, ये ट्रिग्नोमेट्री 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है, ठीक है। मैथ्स वाला जो स्टूडेंट्स उनको प्रॉपर्ली समझ में आ चुका है ये चीज। तो ये मैंने जो निकाले, ऐसा भी लिख सकते हो, ये जो ऊपर लिखा है ऐसा भी लिख सकते हो, आपके सिलेबस में दोनों में से कोई तो एक फॉर्मूला दिया गया होगा, ठीक है। ये ज़्यादा अपडेटेड फॉर्मूला है, शायद बहुत लोग को समझ में नहीं आया ये कैसे आया, क्योंकि ये मैथ्स के हिसाब से आया और इतना शायद आपके टेक्स्ट में दिया होगा, ठीक है। तो हमने जो निकाला है, आई होप सबको समझ में आ गया है। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डायपोल इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डायपोल इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लो प्रॉपर्ली कैसे कैसे किया है हमने, ठीक है। सो आई होप प्रॉपर्ली समझ में आ चुका है ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये चीज प्रॉपर्ली देख लो, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह सेव कर लो, नोट्स वगैरह प्रॉपर्ली प्रिपेयर करो, ठीक है।